हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग एक गेम के बारे में जानते हैं। ओके, सो हैव यू एवर प्लेड फुटबॉल? ऑफ कोर्स एवरीवन हैव प्लेड वंस अपॉन इन देयर लाइफ फुटबॉल, और वी कैन से बास्केटबॉल और क्रिकेट और एनी अदर टाइप ऑफ गेम। सो let me take as an example of football. So what happens in a football? There are 11 players in the football, and each player have to kick the football with the help of their feet. Okay, so and if a person or a player have kicked the football, or we can say touch the football with their arms or hands, it will make a foul. It will make a foul. Okay, so who made these rules? We can say that football is played through some rules. यानी अगर फुटबॉल मैच खेला जा रहा है तो उसमें ये रूल्स हैं कि फुटबॉल को पैर से ही किक करना है, यानी उसको हम लोग हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ये रूल्स अप्लाई होते हैं कहाँ पे? क्रिकेट में भी। क्रिकेट के कुछ गेम्स के अलग रूल्स होंगे और बास्केटबॉल के कुछ अलग रूल्स होंगे। ओके, सो इन एवरी गेम्स देयर आर डिफरेंट रूल्स, ओके, विच गवर्न्स द प्लेयर्स, और वी कैन से दैट constitutes the games. Okay, so these are called constitutive rules. Okay, these rules are being made. ठीक है, so in the same way society also has some rules. In the society various religions, or we can say different people of various religions live together, of various castes also, of various tribes also. तो ये सारे लोग जब एक सोसाइटी में डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट ट्राइब्स और डिफरेंट इतने हेट्रोजेनस सोसाइटी रह रही है आज के टाइम पे, तो उनको भी एक जगह रखने के लिए कुछ रूल सेटअप करने पड़े हैं, और यही रूल्स जो है इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वी कैन से, और सिविक्स। ओके, constitutions. In Hindi we can say it is called संविधान. So what do you mean by a constitution? What constitution basically means? So constitution की अगर एक हम लोग डेफिनेशन देखें, मैं थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में बात करता हूँ, नॉट इन द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट consisting of set of rules. Okay, so constitution is a written document consisting of set of rules, okay, that governs the society, okay, that are, or we can say, useful for the smooth functioning of society. Now what these rules do? They are useful for the smooth functioning of society, यानी सोसाइटी एक स्मूथली फंक्शन करे, इसके लिए हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। हम लोग पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अभी पढ़ने जा रहे हैं कुछ टाइम नहीं। ओके, अब ये बात रिटन डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। जरूरी नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी होते हैं। लाइक इन ब्रिटेन, ब्रिटेन हैव अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन, we can say, developed in oral forms, okay, और through tradition, conventions उसको कहते हैं, constitutional conventions वो होते हैं, okay, उनके जरिए कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि रिटन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, सो वी कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इन इंडिया वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ओके, यही सेट ऑफ रूल्स किसके लिए होते हैं? टू गवर्न द सोसाइटी, ठीक है, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी और टू गवर्न अ सोसाइटी। अगर ये ना हो तो सोसाइटी को गवर्न नहीं किया जा सकता है, और आज के टाइम पे इतनी हेट्रोजेनस सोसाइटी को, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स रहते हैं, डिफरेंट ट्राइब्स के लोग भी रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, रेस के लोग रहते हैं, एथनिसिटी के लोग भी रहते हैं,
जिनके हर एक की एस्पिरेशंस अलग हैं, क्योंकि जब इतने अलग अलग टाइप के लोग रहेंगे तो उनकी एस्पिरेशन भी अलग होंगी। अलग कास्ट के, अलग रिलीजन्स के, एक ही अगर कास्ट और रिलीजन्स के लोग भी होंगे तो उनकी इंडिविजुअल चॉइसेस अलग होंगी और उनके एस्पिरेशंस भी अलग होंगी, उनकी आइडियोलॉजी और उनकी थिंकिंग भी अलग होगी। तो इन सब ये कैसे फंक्शन करेंगे कि एक कॉमन बेसिस पे, मतलब इन सबको इकट्ठा करने के लिए कुछ एक कॉमन रूल्स सेटअप करने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझे कि एक जैसे फैमिली है, तो फैमिली में फादर भी हैं, मदर्स भी हैं और चिल्ड्रंस भी होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे। तो हर एक की जनरेशन अलग है, हर एक की जनरेशन मतलब डिफरेंट जनरेशन्स के लोग हैं, तो डिफरेंट जनरेशन्स के हैं तो फिर एस्पिरेशन भी अलग होंगी और लोगों की थिंकिंग भी अलग होंगी, कि हर एक इंडिविजुअल्स की थिंकिंग अलग होगी। लेकिन फैमिली में भी कुछ एक रूल सेट किए जाते हैं कि आपको इस बेसिस पे ये रूल्स फॉलो करने हैं। हर एक फैमिली के अलग डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स तो खैर कॉमन हो गए, हर एक वैल्यूज अलग अलग होती हैं हर एक फैमिली के। क्या बात है, क्यों बोलने लगे? हर एक फैमिली में अपने फैमिली वालों ने एक रूल सेटअप किए होते हैं कि हर एक को इन रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। और वो हर रूल्स हर किसी को फॉलो करने हैं, अपार्ट फ्रॉम आपकी क्या थिंकिंग है, क्या आइडियोलॉजी और आपकी क्या एस्पिरेशंस है। एक कॉमन रूल सबके लिए सेटअप होते हैं। सो वैसे ही एक सोसाइटी मतलब एक स्टेट के लिए भी, एक कंट्री में एक रहने के लिए भी मिनिमम रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और वही रूल्स क्या होते हैं? उन्हीं को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कि जब वो रूल्स एक सेट ऑफ रूल्स की तरह आते हैं। ओके, सो दे आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता, मतलब इससे पहले एक और बात समझ लें कि, अच्छा वो हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का दरअसल पर्पस क्या था, मतलब किस चीज के लिए। इतना तो आपको बेसिक आइडिया पता ही चल गया होगा कि सोसाइटी को एक साथ एक जगह कॉमन सबको लाने के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, कॉमन कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ओके, सो हम लोग पर्पस देखते हैं। पर्पस क्या था कॉन्स्टिट्यूशन लाने का, या फंक्शंस क्या कह सकते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के। So the very first or basic features of the constitution is it tells us the fundamental nature of society। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को बताता है कि फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, यानी हमारी सोसाइटी का क्या है। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करें तो इंडियन सोसाइटी के नेचर को रिफ्लेक्ट करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन सोसाइटी जो होगी, वहां अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करेगा, वहां की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करेगा, सेम वे एज इन द केस ऑफ ब्रिटेन और वी कैन से आयरलैंड और अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो इट टेल्स अस द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और साथ साथ में फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने का मतलब है ये कि यही कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करेगा, हेल्प्स टू सर्व rules and principles that everyone can agree upon। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल्स सेट करेगा, ठीक है, या सर्व करेगा कॉन्स्टिट्यूशन जिसपे हर लोग अग्री करेंगे। कुछ ऐसे बेसिक रूल्स होंगे एक सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। ओके, ठीक है, कि इनकी फंक्शनिंग के लिए। नंबर सेकंड, सबसे सेकंड फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स to define nature of political system।
यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस, सेकंड मेन पर्पस है कि ये डिफाइन करता है कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी किसी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या रहेगा। पॉलिटिकल सिस्टम से हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम दो टाइप में हम लोग बेसिकली इसको डिफाइन करेंगे। एक तो होता है डेमोक्रेसी और एक होता है मोनार्की। जब हम लोग क्लास 6 की सिविक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने डेमोक्रेसी और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जब देखा था तो उसमें हम लोगों ने डेमोक्रेसी पढ़ी थी और मोनार्की भी हम लोगों ने पढ़ी थी। आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें शायद फर्स्ट वीडियो ही पे मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। डेमोक्रेसी मतलब पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मोनार्की, इन द मोनार्की all the rights are enshrined in the king. Okay, all the rights. Okay, so the king rules. Okay, and the people have no right to elect their representatives. Okay, the right to rule is in the hands of the king only. Okay, so यही डिफाइन करती कि हम लोग का पॉलिटिकल सिस्टम क्या रहेगा, कि डेमोक्रेसी में हम लोग रहेंगे या मोनार्की में रहेंगे। एंड लेट्स टेक अ एग्जांपल। आपकी क्लास 8 की एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, एग्जांपल ऑफ नेपाल। नेपाल का एग्जांपल इसमें बहुत अच्छा दिया है। नेपाल वाज अ मोनार्कियल स्टेट। ओके, नेपाल में मोनार्की चली बहुत लंबे टाइम तक, 1996 तक भी चली और ठीक है। लेकिन उसके बाद ही नेपाल के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वहां पे किंग को जो है रिमूव करके वहां पे न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्ट की, यानी डेमोक्रेसी। मोनार्की से वो लोग कहाँ चले गए, डेमोक्रेसी पे गए। तो जब मोनार्की में अलग कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे थे, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, मोनार्की में जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे थे और जो रूल्स थे वो अलग थे। लेकिन जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो यानी उन लोगों ने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज किया, पॉलिटिकल सिस्टम बदला। तो पॉलिटिकल सिस्टम जब बदला तो वो लोग मोनार्की से डेमोक्रेसी पे आए। तो डेमोक्रेसी में अलग रूल्स चाहिए, जस्ट लाइक कि अगर हम लोग फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल से क्रिकेट में अगर हम लोग को खेलना है तो फुटबॉल के रूल्स अलग हैं और क्रिकेट के रूल्स अलग हैं, तो हम लोग को रूल्स बदलने पड़ेंगे अपने, ठीक है। तो वैसे ही मोनार्की से जब लोग डेमोक्रेसी में गए तो उन लोगों ने रूल्स बदले। तो रूल्स बदलने के लिए क्या, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करना पड़ेगा कि जिसमें सारे नए रूल्स होंगे, ठीक है। यानी डेमोक्रेसी से जो मिलते होंगे, जो लोग एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स होते हैं वो रूल्स होंगे। इसलिए नेपाल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट हुई। पहले की बात है, अभी की नहीं। अभी तो फिर रिसेंटली वहां पे तख्ता पलट हो गया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसी में मैं बताना चाहूंगा। जब डेमोक्रेसी और मोनार्की पे आए हैं, दैट all democratic countries have constitution. All democratic countries have, यानी जितनी भी डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र वाले देश हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होता है। बट it is not necessary that all countries that have constitutions are democratic। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझनी पड़ेगी कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, मतलब सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज सारी ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड सारी हैं, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, ओके, ब्राजील, यू कैन से। सो दीज आर ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज। बांग्लादेश ऑल्सो, पाकिस्तान ऑल्सो, दे आर ऑल what democratic countries, so they all have the constitutions, okay, but it is not necessary that all countries that have constitution are democratic। यानी जरूरी नहीं है जिन जिन कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन हो वो कंट्रीज भी डेमोक्रेटिक हो। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, दे ऑल्सो हैव कॉन्स्टिट्यूशन, बट
North Korea is not a democratic country. Okay, we can say China also. China too have their constitution, but China is also not a democratic country, क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी इलेक्ट होती है, एक ही पार्टी है वहां पे, कोई सेकंड पार्टी है ही नहीं. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. ओके, वही एक पार्टी है और वही इलेक्ट होती है, तो सेकंड कोई पार्टी है नहीं. इट इज अ कम्युनिस्ट कंट्री. ओके, नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज अ कम्युनिस्ट कंट्री एंड ओनली दे हैव ओनली वन पार्टी रूल सिस्टम. ये डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा एक ब्लॉट है कि डेमोक्रेसी ऐसे नहीं होती कि वन पार्टी रूल हो, सारी पार्टीज वहां पे सर्वाइव करती हैं. ओके, हम लोगों ने 2 पर्पस पढ़ लिए कॉन्स्टिट्यूशन के. थर्ड पर्पस हम लोग देखते हैं कि क्या है. जैसे पहले इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करिए. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ओके, अच्छा एक और बात. अब नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम तो पता चल गया कि मोनार्की से डेमोक्रेसी पे गए. ठीक है, सो इंडिया अगर डेमोक्रेटिक कंट्री या कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो अपने लीडर सेलेक्ट करेगी. मीन्स द पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट देयर लीडर्स. ओके, सो नाउ व्हेन द पीपल हैव इलेक्टेड देयर लीडर्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द लीडर्स who have been elected are we can say very favorable in the society. Okay, यानी जो लीडर्स इलेक्ट किए गए हैं या जो लीडर्स इलेक्ट होके आए, जरूरी नहीं है कि वो सोसाइटी की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करे. ओके, मीन्स वो पूरे अपने उस पे उतरे, अपने काम पे उतरे. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी. ओके, सो द लीडर्स माइट मिसयूज द अथॉरिटी. ओके, the leaders can misuse their authority or they can misuse their powers also. Okay, so what constitution do in this case? The constitution give us some safeguards. Constitution protect us from these misuse of authority. They provide us some safeguards. Okay, so इसको हम लोग अगर इन केस देखें कि डेमोक्रेसी एक जगह होती है, मोनार्की होती है. सो डेमोक्रेसी में द लीडर्स who have been elected might misuse their authority or power. Okay, so what constitution do? They safeguard us from this misuse of authority. Okay, and how do the constitution safeguard us? They provide us some rights. And what are those rights? For example, we can say fundamental rights. They provide us protection, or they safeguard our rights in the form of fundamental rights. Okay, so that the leaders cannot misuse their authority, or we can say they do not become autocratic. Okay, so they do not become autocratic also. Okay, now the third most important feature of the, yeah, we can say purpose of the constitution is to ensure that dominant group doesn't uses its power against less small group, or we can say less dominant group. Okay, इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि डोमिनेंट ग्रुप को हम लोग कहते हैं कि मेजॉरिटी
कि it ensures that the majority doesn't uses powers against less small groups or minorities. यानी किसी भी एक सोसाइटी में एक मेजॉरिटी रहेगी, एक माइनॉरिटी रहेगी. ये हर एक हेट्रोजेनस सोसाइटी का ये एक फीचर है. मोस्टली देयर इज अ मेजॉरिटी कम्युनिटी और एंड इन अ माइनॉरिटी कम्युनिटी. ओके, मेजॉरिटी कम्युनिटी भी रहेगी और माइनॉरिटी कम्युनिटी भी रहेगी एक हेट्रोजेनस सोसाइटी में. तो मेजॉरिटी कम्युनिटी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को सप्रेस ना करे या मार्जिनलाइज ना करे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है, ठीक है, थ्रू सेट ऑफ रूल्स. ओके, इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं कि मेजॉरिटी जो ग्रुप है या एक कम्युनिटी है वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे या तो माइनॉरिटी को मार्जिनलाइज ना करे. ओके, ना उसको दबाए. ठीक है, इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं. नंबर 4, द फोर्थ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज protect us from ourselves. ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है क्वेश्चन, मतलब स्ट्रेंज है स्टेटमेंट. टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवरसेल्फ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवरसेल्फ इज that in some times or in a furious situation or we are in a furious or in a very anger, we take some actions or some decisions which harm our long interest. Okay, long term which may harm our long term interest. ऐसा हो सकता है, ठीक है. जैसे कि अभी रिसेंटली जो इतने सिचुएशंस आए इंडिया में कि जैसे कि पहलगाम अटैक हुआ और भी अटैक्स हुए, ठीक है, तो उसमें एक फ्यूरियस एंगर हम लोगों में था, इंडियंस में था फ्यूरियस एंगर कि अटैक कर देना चाहिए, न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक कर देना चाहिए पाकिस्तान में, या ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए. ठीक है, तो गुस्से में आके ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं हम लोग कभी कदार कि एकदम ही कर देना चाहिए. या फिर और रिसेंटली ले लें कि अगर लास्ट ईयर जो इतने या अभी भी जो रेप केसेस इतने सडन केस हो रहे हैं, तो वहां पे क्या कहा जाता है कि डायरेक्टली जो अक्यूज्ड है उसको गोली मार दिया जाए, उसको डायरेक्टली गोली मार दिया जाए. कोई भी इतना जस्टिस नहीं दिया जाना चाहिए, या कौन इतनी मेहनत करे कि जेल भेजा जाए, अरेस्ट किया जाए. ठीक है, लेकिन ये चीजें लॉन्ग टर्म में हार्म कर सकती हैं. दे कैन ब्रिंग अस डिक्टेटरशिप. ओके, ये एक डिक्टेटर माइंड है कि ये जो सब कहता है, ठीक है, कि हम लोग यही कहते हैं कि देखो कैसे सऊदी में ये सिस्टम चलता है कि वहां पे यही रूल चलता है, ठीक है, कि चोरी करने पे हाथ काट दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं. तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए किसी भी तरह से ये अच्छी बात नहीं है कि ये सब भी करा जाना चाहिए. यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं यहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी के लिए, और उन्हीं को रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और वो रूल सबके लिए सेम है. ठीक है, तो ये चीजें लॉन्ग टर्म में हम लोगों को हार्म कर सकती हैं कि अगर कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, कोई गवर्नमेंट भी ले लेती है, या अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन भी ले लेता है, ठीक है, कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो, इन केस लाइक किसी के चोरी हो गई हो या कुछ हो गया, तो उसके भी हाथ काट डालो, तो ऐसा करना है किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ही हार्मफुल ये प्रूफ हो सकता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में. ओके, सो इसका मतलब यही है कि टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवरसेल्फ. ठीक है, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 4 पॉइंट्स. अगर इसको हम लोग सम अप करें, तो सबसे पहला फंक्शन यहां पे आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी रूल्स. रूल्स किस लिए? इट सर्व एज अ बेसिक रूल्स, यानी मिनिमम फंक्शनिंग ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी के लिए, कि सारे लोग एक हेट्रोजेनस सोसाइटी में कुछ बेसिक रूल्स के लिए अग्री हो जाएं. तो यानी रूल्स क्या होंगे? कॉमन होंगे. कुछ कॉमन रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करता है कि जिसपे सारे लोग एक कॉमन कंसेंसस पे या कॉमन अग्रीमेंट पे आ जाएं. एक इंडिया में इतनी हेट्रोजेनस सोसाइटी में जहां पे डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, वो सारे लोग एक ही रूल्स पे, यानी कुछ सेट ऑफ रूल्स कॉमन रूल्स हैं, उस पर अग्री हो जाएं. अच्छा, अब रूल्स पे तो अग्री हो गए, तो रूल्स पे अग्री होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड फंक्शन क्या है कि डिफाइन करता है पॉलिटिकल सिस्टम, कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा. एक जगह इकट्ठे तो हो गए लोग, लेकिन वहां पे इलेक्ट लीडर कौन होगा उस सोसाइटी को चलाने के लिए, तो वहां पे एक पॉलिटिकल सिस्टम देखना पड़ेगा कि लोग ही तो इलेक्ट करेंगे, कि अब लोग इलेक्ट करेंगे या खुद अपने आप ही. एक क्लास में अगर सब लोग इकट्ठा हो गए, तो क्लास में मॉनिटर कौन होगा? ये लोग ही इलेक्ट करेंगे, इलेक्शन होगा.
ऐसा तो नहीं है कि टीचर किसी को भी खड़ा करके बना देंगी, वो तो ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, या खुद ही एक मॉनिटर अपने आप खड़ा हो जाएगा कि मैं ही मॉनिटर हूँ क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, तो वो मोनार्की हो जाएगी। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर वोटिंग होगी, उसी में से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाएगा। तो पॉलिटिकल सिस्टम हो गया कि पॉलिटिकल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा कि डेमोक्रेसी में कैसे इलेक्शन होंगे। ओके, नंबर थर्ड क्या है? अच्छा, लीडर इलेक्ट हो गया तो लीडर अपनी पावर मिसयूज भी कर सकता है, यानी क्लास का मॉनिटर अगर इलेक्ट हो गया तो किसी से बदला लेने के लिए वो अपनी पावर मिसयूज कर सकता है ना, कि हाँ अब मैं मॉनिटर बन गया हूं, अब इसकी तो खैर नहीं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या ये इंश्योर किया जाएगा कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे। ठीक है, और जब एक क्लासरूम में लोग सेलेक्ट हो जाएंगे और लीडर भी इलेक्ट हो जाएगा तो लीडर को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सबको इक्वली ट्रीट करे, ये नहीं कि उसके जो ग्रुप के जो दोस्त हैं उनको एक अलग वे में ट्रीट करे और उसको अलग वे में। ठीक है, तो यानी क्लास में मेजोरिटी है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि मेजोरिटी ही चले हर चीज में, कि मेजोरिटी ने कह दिया तो उसकी चलेगी, माइनॉरिटी की भी चलेगी। ठीक है, सो इंश्योर करता है कि डोमिनेंट ग्रुप डजंट यूजेस पावर, डोमिनेंट ग्रुप की पावर को यस कह सकते हैं रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्ट डोमिनेंट ग्रुप पावर। ठीक है, या मेजॉरिटी की पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, कि माइनॉरिटी की भी सुनी जाएगी, और एक हेल्दी डेमोक्रेसी में वही चीज है कि मेजॉरिटी से ज्यादा माइनॉरिटी की ही सुनी जाए। ठीक है, नंबर फोर्थ। अच्छा, नंबर फोर्थ क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो है खुद के खिलाफ, मतलब गुस्से में आके कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि अपने आप ही डिसीजन ले लेंगे कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन क्लास के फंक्शनिंग के लिए कुछ रूल्स बनाए कर गए हैं, या सोसाइटी के, स्टेट के अगर ले लें, फिर कुछ रूल्स बनाए गए हैं तो उन रूल्स को ही फॉलो करके करना पड़ेगा। ठीक है, यानी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवरसेल्फ। ठीक है, तो ये 4 बेसिक फंक्शंस थे। ठीक है, ये आपस में ही काफी कनेक्ट होते हैं, तो इसीलिए मैंने पूरा आपको सम अप करके बताया। ठीक है, अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें अगर, सो 1934 में ये आईएनसी का प्लान था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज प्रपोज टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, 1934 में ये आइडिया था दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज प्रपोज टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन उस टाइम पे हो नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रीजन थे। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, और इन फर्दर क्लासेस वी विल स्टडी इन पॉलिटिकल सिस्टम्स ओनली इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ओके, सो in 1946 the constituent assembly was set up. And on what date? 9 December. The first meeting was held, the constituent assembly first meeting was held on 9 December. First meeting. Okay. और 1949 में हम लोग को ये 3 साल चलती है। ठीक है, तो टोटल हम लोग का 1949 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। वी ऑल नो द डेट एंड 26 नवंबर। सो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। दिस डे वी सेलिब्रेट एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। ओके, एंड ऑन 26 जनवरी we became republic, means we have enforced the constitution 26 January 1950. Okay, means we have enforced the constitution. Okay, तो ये सारे कुछ बेसिक डेट्स हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं काफी बार। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतनी काफी है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या की फीचर्स हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है उसमें, फेडरलिज्म भी है। ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए उसमें। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सो आज के लिए काफी, इतना ही काफी है। लास्ट में मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा आपको, एक रिटन क्वेश्चन है। ठीक है, सो आप लोग सॉल्व करिए और मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, आई होप that you have liked the class
And if you have any doubt, then let me know in the comment section. Also, try to solve the question and answer in the comment box. Okay, we'll meet in the next class.